गुड मॉर्निंग सभी को। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार सभी लोग क्लास में जुड़ जाए। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज हम लोग, कल हमने पैंक्रियाज के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। ठीक। हाँ, वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। राजू है, प्रदीप जी है, काजल है, चंचल है, बहुत बढ़िया, फारूक है, सभी का स्वागत है। तो आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम का लास्ट एपिसोड। पाचन का आखिरी एपिसोड आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। पाचन का आखिरी एपिसोड। ठीक। ओके, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग राजू, सुनील, संदीप, सौरभ जी, अमित जी, सुमित जी। अच्छा, 2 क्लासेस चल रही हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भैया, लव यू आपको भी। अब कोर्स पीछे तो नहीं है। 2 क्लासेस चलने लगी साइंस की। अच्छा हुआ ना। अरे हाँ भी नहीं बोलोगे क्या? चलो। ठीक। चलिए बढ़िया है। अब हम लोग सुनते हैं। हमने पढ़ लिया था क्या, अगर पाचन के बारे में बात करें तो हमने स्मॉल इंटेस्टाइन के में पाचन पढ़ने वाले थे। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हमने कल पढ़ा था कि जो लीवर होता है, लीवर, हमने कल लीवर से क्या पढ़ा था? यकृत से, और यहां पर पैंक्रियाज से, अग्नाशय से। कल की क्लास यहीं पे समाप्त हो रही है। बाइल डक्ट, पित्त वाहिनी, इसको हम क्या बोलते हैं? पित्त वाहिनी। तो आपने कल देखा था एक पित्त वाहिनी से पित्त रस आया था। ठीक है। और पैंक्रियाटिक डक्ट से क्या आया था? पैंक्रियाटिक जूस आया था। ये दोनों आके मिल गए थे और दोनों का पाचन कल हम पढ़ा रहे थे। अग्नाशयी रस का पाचन हम कल पढ़ा रहे थे। ये हो गया था। हमने छोटी आंत में आपका आंतरीय रस का पाचन बचा हुआ था। तो हम कल वाली क्लास को ही मर्ज कर रहे हैं। देखिएगा यहां पर ये दोनों आके जुड़ जाते हैं। और आप जानते हैं ये ड्यूडेनम जो होती है ना, ड्यूडेनम, जो स्टमक के पास जो ड्यूडेनम होती है, जो सी शेप की स्ट्रक्चर होती है, सी शेप की, इसी में दोनों आके मिल जाते हैं। इसी को हम ग्रहणी कहते हैं, ग्रहणी। इसी को हम ड्यूडेनम कहते हैं। ये छोटी आंत का पहला भाग है। अगर पूछा जाता है कि मुख्य पाचन स्थल कौन सा है, तो आप इसी का नाम लेते हैं कि सर जी मुख्य पाचक स्थल जो है ये ड्यूडेनम है। ठीक। तो ये होता है। अब यहां पर भी समझने वाली बात यह है कि जो लीवर है, क्या समझने वाली बात है कि लीवर जो है वो बाइल जूस को सिक्रीट तो करता है लेकिन स्टोर नहीं करता। लीवर क्या करता है? बाइल जूस को, लीवर बाइल जूस को बनाता है और इस बाइल जूस को यानी पित्त रस को क्या करता है? पित्त रस को भेज देता है किसके पास? ये भेज देता है गाल ब्लैडर के पास। एक गाल ब्लैडर होता है ना, जानते होंगे आप लोग, गाल ब्लैडर, गाल ब्लैडर होता है और यही गाल ब्लैडर इससे जुड़ जाता है। ठीक है। इसी को हम पित्त रस कहते हैं। तो ये सारी बातें हम रिवाइज करा रहे थे। तो पित्त रस कहां पर स्टोर रहता है? बाइल जूस। तो आप जानते हैं बाइल जूस स्टोर रहता है कहां पे भैया? गाल ब्लैडर में, पित्ताशय में।
अच्छी बात है। पित्ताशय में गाल ब्लैडर स्टोर रहता है और यहीं से गाल ब्लैडर से ही बाइल जूस आपके बाइल डक्ट में जाता है और इसी बाइल डक्ट से आकर ग्रहणी में मिल जाता है जिसका शेप सी था और पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस आता है। तो इससे 3 एंजाइम निकलते हैं और इसमें नो एंजाइम। तो आप जानते हैं इसमें कोई एंजाइम नहीं है और इसमें 3 एंजाइम थे। ये बातें आपकी कल हो चुकी थी। हम आपको आज पढ़ाने वाले थे कि भैया छोटी आंत में पाचन तो पढ़ रहे थे, लेकिन इंटेस्टाइनल जूस के द्वारा पाचन। ठीक है, अब आंत्रीय रस के द्वारा इंटेस्टाइनल जूस के द्वारा पाचन हमको पढ़ना है, इंटेस्टाइनल जूस के द्वारा। तो आइए देखते हैं। इंटेस्टाइनल जूस के द्वारा अब इंटेस्टाइनल जूस के द्वारा पाचन कैसे होगा? आत्रीय रस के द्वारा पाचन कैसे होगा? इंटेस्टाइनल जूस के द्वारा। इसको आत्र रस कहते हैं, आत्र रस। ठीक है, आत्र रस कहते हैं। अब इसके द्वारा पाचन कैसे होगा, आइए चर्चा करते हैं। तो इसमें बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं और वही एंजाइम ठीक क्या हुआ, सभी को आज दिक्कत आ रही है क्या भाई? ज्यादा दिक्कत आ रही है? अच्छा, एक मिनट मैं मैसेज करता हूं। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, आपके मैसेज ही मैं फोटो लेके ही भेज दूं। एक मिनट। ठीक है, ओके। यहाँ पे बात करते हैं हम लोग। अब अलग अलग तरह के एंजाइम है और इसी एंजाइम में हम अलग अलग तरह की चीजों का चर्चा करेंगे। कौन कौन से एंजाइम है हमारे पास, आइए। एक इरेप्सिन है, इरेप्सिन एक एंजाइम कौन सा है देखिएगा, इसमें एंजाइम की लिस्ट देखिए। तो कौन कौन से एंजाइम है? एक एंजाइम है जिसका नाम है इरेप्सिन। इरेप्सिन, इरेप्सिन के अलावा हम बात करें तो दूसरा एंजाइम आपको मिलेगा माल्टेज। माल्टेज, माल्टेज के अलावा आपको मिलेगा लैक्टेज। लैक्टेज मिलेगा और लैक्टेज के अलावा आपको मिलेगा सुक्रेज। सुक्रेज। तो ये सारे एंजाइम जो हैं कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं। ठीक ना, 3 4। इसके अलावा आपको एक फिर से लाइपेज एंजाइम जो आपके अग्नाशयी रस में था, वही एंजाइम आपको आंत्रीय रस में भी मिला। तो ये सारे एंजाइम आपको मिलेंगे। और भी एंजाइम की बात करें तो न्यूक्लिएज मिलेगा, न्यूक्लिएज। अब ये सारे एंजाइम आपको मिलेंगे। ठीक है, इतने सारे एंजाइम आपको मिलने वाले। ओके, ठीक है। अब न्यूक्लिएज में ही डीएनएज और आरएनएज मिलते हैं। ठीक है, अब आइए, अब यहां पर हम इन एंजाइम के कार्य को देखते हैं।
जैसे आपका एंजाइम है इरेप्सिन, तो आप जानते इरेप्सिन क्या करता है। अब इरेप्सिन अंतिम पाचन करेगा। वो जैसे जो पेप्टोन्स है ना, पेप्टोन्स या कहीं पर पेप्टाइड है, पेप्टोन्स और पेप्टाइड का अंतिम पाचन करेगा। यानी प्रोटीन के जो हिस्से पच के आए थे, पेप्टोन्स या पेप्टाइड, आप समझिए प्रोटीन का पाचन कहां शुरू हुआ था, अमाशय में। तो प्रोटीन का जो पाचन अमाशय में शुरू हुआ था ना, वही पाचन फाइनल होगा छोटी आंत के किसमें, इलियम में। तो यहीं पर क्या करेगा इरेप्सिन, अब यहीं पर इसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा किसमें, अमीनो एसिड में। किसमें कन्वर्ट कर दिया जाएगा मेरे भाई, अमीनो एसिड में, अमीनो अम्ल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा अमीनो अम्ल में। और कन्वर्ट कौन करेगा, तो यहां पे कन्वर्ट करने वाला जो एंजाइम है उसका नाम है इरेप्सिन। इरेप्सिन कन्वर्ट कर देगा। अब आगे की बात करते हैं। आगे की चर्चा में देखिए माल्टेज क्या करेगा, माल्टोज है, माल्टोज। अब इस माल्टोज का पाचन किसमें होगा, तो माल्टोज का पाचन होता है ग्लूकोज। माल्टोज ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा और इसका पाचन कौन करेगा, माल्टेज करेगा, माल्टेज। तो यहां माल्टोज है और यहां माल्टेज है, ठीक ना, माल्टेज। इसके बाद एक और एंजाइम है, देखिएगा माल्टोज के बाद अगर हम बात करें सुक्रोज का पाचन कौन करेगा, तो सुक्रोज का पाचन सुक्रेज करेगा, सॉरी। ये कौन करेगा, सुक्रोज, सुक्रेज करेगा। तो सुक्रेज जो है सुक्रोज का पाचन करेगा। तो ये आप देख रहे हैं ऊपर प्रोटीन का पाचन हो रहा है, नीचे कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो रहा है, ठीक है। और एक आखिरी यहां पे कार्बोहाइड्रेट के तौर पर लैक्टेज बचा हुआ है। लैक्टेज क्या करेगा, लैक्टेज, तो लैक्टेज जो है लैक्टोज का पाचन करेगा। लैक्टेज किसका पाचन करेगा, लैक्टोज का। तो इस लैक्टोज को हम ग्लूकोज और गैलेक्टोज में बदल देंगे। किसमें बदल देंगे, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। तो ये परिवर्तन हो गया। अब सारे हमारे जो भी कार्बोहाइड्रेट थे वो सारे उनका पाचन हो गया। ये तीनों के तीनों क्या थे, कार्बोहाइड्रेट थे। तो ये तीनों कार्बोहाइड्रेट हैं, देखो ये कार्बोहाइड्रेट है, इनका पाचन हो गया। यहां पे प्रोटीन का पाचन हो गया। अब आपका एक फाइनल क्या बचा, आपका एक बचा लाइपेज, वसा, फैट का पाचन करने के लिए। तो आप जानते हैं इमल्सिफाइड फैट है। इमल्सीकृत वसा का पाचन कौन किया है, इमल्सीकृत वसा का पाचन वसी अम्ल में, फैटी एसिड में। इमल्सिफाइड वसा का पाचन फैटी एसिड में कौन किया है, तो एक एंजाइम है आपका लाइपेज, लाइपेज किया है। तो लाइपेज ने अब फैटी एसिड में कन्वर्जन कर दिया, हो गया, ठीक। तो आप यहां तक पढ़ लिए। अब एक न्यूक्लिएज है। अब देखिए न्यूक्लिएज में दो एंजाइम होते हैं। न्यूक्लिएज की बात करें तो न्यूक्लिएज में एक होता है डीएनएज और एक होता है आरएनएज, और ये होता है आरएनएज। तो ये अब जैसे मान लीजिए कि कोई भी सब्जियां खाएं आप या किसी भी तरह के चीजें खाएं, दाल खाएं, चावल खाएं, तो सब में डीएनए तो होगा ना, क्रोमोसोम होगा, न्यूक्लियस में सेल तो बना होगा। तो उसका पाचन कौन करेगा, डीएनए किसका पाचन करेगा, डीएनए का।
और न्यूक्लियोटाइड में तोड़ देगा। आरएनएज किसका पाचन करेगा? आरएनए का, और इसको भी न्यूक्लियोटाइड में तोड़ देगा। तो इस तरह से पाचन की पूरी प्रक्रिया क्या हो गई? समाप्त हो गई। ठीक है, तो पाचन में क्या हुआ आपने देखा, क्या हो गया? फर्स्ट स्लाइड रिपीट करने के बाद क्या हो गया इसमें? ये जो कहानी है ना, यहां की कहानी है, आपने देखा होगा। एक मिनट। ये देखिएगा, ये मानव का पाचन तंत्र है ना। अब इसी मानव के पाचन तंत्र में यहां पर लीवर है, देखिए ये लीवर है, और यहां पर आपका स्टमक है, और इसी जगह पे ये जो बड़ी आंत दिख रहा है, इसी के पीछे आपका पैंक्रियाज भी है। ठीक ना, इसी के पीछे क्या है? पैंक्रियाज है। तो ये जो कहानी बताई गई है, ये वही की कहानी बताई गई है। ये जो पूरी कहानी है, ये जो अमाशय जब खत्म हो जाता है ना, अमाशय जब खत्म हो जाता है, तो ये पैंक्रियाज यहां पाया जाता है, पैंक्रियाज यहां पाया जाता है, और यहां पे क्या पाया जाता है? लीवर पाया जाता है। तो यहां से वही कह रहे हैं कि इसी लीवर से आपका पैंक्रियाटिक जूस आ रहा है, यहां से सॉरी बाइल जूस आ रहा है लीवर से, और पैंक्रियाटिक जूस आके मिल गया। तो बाइल जूस यहां से आया, और पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस। तो ये पैंक्रियाज है और ये आपका लीवर है। ये यहां का कहानी थी। ठीक है, चलिए। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, इतनी बातें समझ में आ गई। अब एक फिगर हम आपको बड़ी आंत का दिखाते हैं। एक फिगर और दिखाते हैं आपको, बड़ी आंत का दिखाते हैं। ठीक है, इसको देखिए। यहां पर सबसे पहले हम आपको बता दें, कार्बोहाइड्रेट के पाचन के बारे में एक लिस्ट बताते हैं। कार्बोहाइड्रेट का पाचन क्या हुआ था? तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में अगर हम कहें, तो आप जानते हैं कि माउथ में स्टार्च का पाचन शुरू हुआ, और ये स्टार्च कन्वर्ट हो गया माल्टोज में। कहां पे? माउथ की कहानी है ये। तो ये माउथ में स्टार्च किस में कन्वर्ट हो गया?
माल्टोज में। अब यही माल्टोज आगे चल के, ठीक ना, माल्टोज स्टमक में इसका डाइजेशन हुआ एमाइलेज के द्वारा। और हाँ, तो यहां पर माल्टोज या कुछ स्टार्च अभी यहां बचे रह गए, ठीक है, कभी कुछ स्टार्च बचे रह गए, तो यहां पे क्या क्या बना, माल्टोज बना, लैक्टोज बना और सुक्रोज बना, ये सब चीजें बन गई, ठीक है। अब यहां पर यानी छोटी आंत में तीनों का पाचन हुआ और इसके बाद से आपका फाइनली यहां पर ग्लूकोज बन गया। मेरा कहने का मतलब है कि सबसे पहले जो पाचन हुआ वो माउथ में हुआ, माउथ के बाद जो पाचन हुआ वो स्टमक में हुआ, और स्टमक के बाद जो पाचन हुआ वो पाचन आपका कहां पे हुआ, स्टमक में। वैसे स्टमक में नहीं, यहां पे हम ड्यूडेनम में ही पाचन मानते हैं इसको, ड्यूडेनम में ही, ठीक ना, ड्यूडेनम में। और ड्यूडेनम के बाद जो आखिरी पाचन आपका इलियम में हुआ, इलियम में हुआ, इलियम में। तो ये आपके पाचन को देखेंगे तो लास्ट में ग्लूकोज में परिवर्तित हो गया। माउथ में कौन सा एंजाइम था, तो माउथ में आपके पास सलाइवरी एमाइलेज था। कौन सा था, सलाइवरी एमाइलेज था जो माउथ में पाचन कर रहा था। और सलाइवरी एमाइलेज जिसको टाइलिन कहते हैं, स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर दिया, माल्टोज में। अब यहां पर ड्यूडेनम जिसको हम ग्रहणी कहते हैं, ग्रहणी कहते हैं क्योंकि अमाशय में क्या हुआ, अमाशय में फिजिकल, एक तरह से फिजिकली भोजन को तोड़ा गया था और साथ में एसिड मिलाया गया था, और आपके मुख्यतः देखा जाए तो प्रोटीन का पाचन यहां पे स्टार्ट हो गया था। अब ड्यूडेनम में ग्रहणी में क्या हुआ, तो एक एंजाइम है एमाइलेज, और ये एंजाइम जो है, एमाइलेज एंजाइम जो है, ये सिक्रीट होकर आया था पैंक्रियाज से, और इसने पूरी तरह से पाचन कर दिया। और लास्ट में इलियम में कुछ एंजाइम जो है, जैसे एंजाइम के नाम के तौर पे जैसे माल्टेज है, और जैसे आपका सुक्रेज है, और जैसे आपका लैक्टेज है, ये सारे एंजाइम इनका पाचन करके ग्लूकोज में परिवर्तित कर दिए। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बना, ग्लूकोज। था क्या, स्टार्च था या कोई अदर कार्बोहाइड्रेट था, तो स्टार्च या किसी अदर कार्बोहाइड्रेट का पाचन हमने शुरू किया और लास्ट में ग्लूकोज में कन्वर्ट किया, ठीक है। ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन था। लेकिन अगर हम प्रोटीन के पाचन के बारे में सोचे, प्रोटीन का पाचन, तो प्रोटीन का पाचन प्रारंभी होता है आपके स्टमक से। सबसे पहले माउथ में नो पाचन। अगर हम माउथ की बात करें तो माउथ में प्रोटीन का कोई भी पाचन होता ही नहीं है। तो सबसे पहले प्रोटीन आपका कहां पहुंचा, स्टमक में, और इसी प्रोटीन का पाचन पहले पेप्टोन्स में हुआ। और ये पाचन कौन कराया, तो एक एंजाइम है जिसका नाम है पेप्सिन, जिसका क्या नाम है, पेप्सिन नाम के एंजाइम ने प्रोटीन का पाचन कराया। अब इसी पेप्टोन्स को इरेप्सिन नाम के एंजाइम, देखिएगा पेप्सिन यहां मिला, फिर आपका मिला ट्रिप्सिन, दूसरा एंजाइम कौन मिला, ट्रिप्सिन मिला। ट्रिप्सिन ने इसको पेप्टाइड में कन्वर्ट कर दिया, और इसी पेप्टाइड को अमाइनो एसिड में कौन कन्वर्ट करता है, अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करने वाला एंजाइम कौन सा है, उसका नाम है इरेप्सिन, इरेप्सिन। अब आइए सबके बारे में जानते हैं, कौन कहां पे। पेप्सिन जो आया था ये स्टमक में आया था, अमाशय में, स्टमक का मतलब अमाशय में आया था, और यहां पर ये गैस्ट्रिक जूस का हिस्सा था। गैस्ट्रिक जूस यानी जठर रस, जठर रस का हिस्सा बनकर आया, और ये प्रोटीन का पाचन अमाशय से शुरू किया। ट्रिप्सिन जो है, अगर ट्रिप्सिन के बारे में जाने तो ये आपके पैंक्रियाटिक जूस का हिस्सा था। किसका हिस्सा था, पैंक्रियाटिक जूस का, यहां लिखते हैं। पैंक्रियाटिक जूस का मतलब क्या हो गया, ये आपका अग्नाशयी रस का हिस्सा बनकर आया, और इसने पाचन की प्रक्रिया को कहां परफॉर्म किया, तो ये ड्यूडेनम यानी ग्रहणी में परफॉर्म किया।
तो ग्रहणी में ड्यूडेनम, ठीक है, ड्यूडेनम से जेजुनम तक पाचन होगा। और लास्ट इरेप्सिन जो है इंटेस्टाइनल जूस के तौर पर आया था, इंटेस्टाइनल जूस, और इसका पाचन जो आंत्र रस है यहां पर हुआ और काउंट किया। अब यहां पर हुआ कहां, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो छोटी आंत में इसका पाचन हुआ, छोटी आंत में। तो इन्हीं दोनों का पाचन मुख्यतः देखा जाता है। तो देखिए यहां पर प्रोटीन का पेप्टोन में, फिर पेप्टाइड में, फिर अमीनो एसिड में, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब इसके बाद हमने क्या किया मेरे भाई, इसके बाद हम आपको लेकर चलते हैं कहां पे, फैट के पाचन की तरफ। तो फैट के पाचन में कोई ऐसा देखिए, फैट का पाचन न माउथ में शुरू होगा न स्टमक में शुरू होगा, ये सीधा ड्यूडेनम से शुरू होगा। तो फैट का पाचन सबसे पहले इमल्सिफाइड फैट में चेंज होता है, इमल्सिफाइड फैट, इसको हम इमल्सीकृत वसा कहते हैं। और इमल्सीकृत वसा में परिवर्तन कौन करता है, इमल्सीकृत वसा में परिवर्तन करता है लाइपेज। तो जो पहला लाइपेज आया है, ये लाइपेज आया है पैंक्रियाटिक जूस से, पैंक्रियाटिक जूस यानी अग्नाशयी रस से आया है। और ये आया है स्टमक में, स्टमक कह रहे ड्यूडेनम में, ड्यूडेनम का मतलब ग्रहणी में। और ग्रहणी किसका हिस्सा है, छोटी आंत का, छोटी आंत का, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और दूसरा लाइपेज आपका आया है कहां पे, ये आया है आपका इलियम में, ये भी छोटी आंत का हिस्सा है, इलियम। और ये किसके द्वारा आया है, इंटेस्टाइनल जूस के द्वारा, इंटेस्टाइनल जूस के द्वारा, ठीक है। अब यहां पर इमल्सिफाइड फैट से क्या बना, फैटी एसिड बना, फैटी एसिड यानी वसीय अम्ल बना। देखा आपने, इमल्सीकृत वसा और लास्ट में आपका क्या बन गया, फैटी एसिड बना। ओके, तो यहां पर आपने देख लिया किस तरह से कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ और किस तरह से आपका प्रोटीन का पाचन हुआ। और प्रोटीन के पाचन के बाद बिल्कुल लास्ट में आपका किसका पाचन हो गया, फैट का पाचन हो गया। ओके, क्लियर है। मैंने आपसे क्या कहा भाई, तीनों चीजों को फिर से समझ लीजिए। सबसे पहले आपने क्या देखा कि भैया कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहां से शुरू हुआ था, माउथ से। माउथ में लार निकला था, लार में एमाइलेज था, उसकी वजह से भोजन मीठा लगने लगा। आहार नाल में कोई पाचन नहीं हुआ। आमाशय में कार्बोहाइड्रेट का कोई बहुत ही ज्यादा जस्टिफाइड डाइजेशन नहीं है, लेकिन ड्यूडेनम में आपका एमाइलेज जो है पाचन करता है। और छोटी आंत का ही एक और हिस्सा इलियम है, वहां पे भी बहुत सारे आपके कार्बोहाइड्रेट के पाचन के एंजाइम है, माल्टेज, सुक्रेज और एमाइलेज, वो पाचन करेगा। तो सवाल पूछता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहां से शुरू, तो माउथ से। सवाल पूछता है प्रोटीन का पाचन कहां से शुरू, तो स्टमक से। और सवाल पूछा जाएगा कि भैया फैट का पाचन कहां से शुरू, तो छोटी आंत से। फैट का पाचन कहां से शुरू, तो छोटी आंत से। फैट का पाचन कहां से शुरू, तो छोटी आंत से। ओके, तो फैट का पाचन कहां से शुरू हुआ, तो वो छोटी आंत से शुरू हुआ, ठीक है। अब एक बात यहां पे सिंपल पॉइंट के तौर पे, एग्जाम पॉइंट लिख लीजिए एग्जाम के लिए। अगर हम आपसे पूछे, हाँ, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहां से शुरू होता है, बताइए। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहां से प्रारंभ होता है, तो देखिएगा कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहां से प्रारंभ होता है। इतना इजी सवाल बनता है क्योंकि हम लोग ग्लूकोज, जल्दी से एनर्जी चाहिए तो हम ग्लूकोज ले लेते हैं। क्यों, क्योंकि ये बहुत जल्दी एनर्जी दे देता है, क्योंकि इसको पचाने का तरीका भी इसका इजी है और इसमें इसका पाथवे जैसे माउथ से ही शुरू हो जाता है। दूसरा, अगर हम आपको इसी कार्बोहाइड्रेट के जगह पे प्रोटीन पूछ ले और कहे प्रोटीन का पाचन कहां से प्रारंभ होता है, और तीसरा आपसे हम पूछ ले फैट का पाचन कहां से प्रारंभ होता है, तो तीनों का आंसर बताइए।
कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहां से शुरू होता है? तो आप कहेंगे सर जी माउथ से। हम कहेंगे प्रोटीन का पाचन कहां से शुरू होता है? कहेंगे सर जी स्टमक से। और हम पूछेंगे फैट का पाचन कहां से शुरू होता है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन से। स्मॉल इंटेस्टाइन से, छोटी आंत से, छोटी आंत से। और ये अमाशय है। तो तीनों के बारे में आपको ये जानकारी है कि कहां से किसका पाचन शुरू होता है। अब अगला मामला ये है, अगर हम पूछे कि माउथ का माध्यम कैसा है, यहां पे आर्गन यानी अंग, और उसमें पाचन के लिए कैसा माध्यम उपस्थित है, मीडियम कैसा है, मीडियम। और मीडियम के लिए आपको पीएच जानना पड़ेगा, पीएच 7 से ज्यादा है कि 7 से कम है। तो चलिए सबसे पहला आर्गन आपके पास लेकर आते हैं, माउथ। माउथ का पीएच कैसा है बताओ, स्टमक का पीएच कैसा है, और बता दो तीसरा स्मॉल इंटेस्टाइन का पीएच कैसा है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पीएच कैसा है। तो सबसे पहले क्या बताओगे, माउथ का पीएच कैसा है? माउथ का पीएच बताएं सभी लोग भाई, माउथ का पीएच कैसा है? माउथ का पीएच कैसा है भाई? सीधी सी बात, माउथ का पीएच होता है, आप जानते हैं 1.2 से लेकर 1.5 तक, यानी अम्लीय होता है ना, एसिड, सॉरी, माउथ का पीएच 7 होता है, न्यूट्रल। और स्टमक का पीएच कैसा होता है? 1.2 से लेकर 1.5 एसिडिक, अम्लीय होता है। कैसा होता है भाई? अम्लीय होता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन का पीएच कैसा होता है? तो लगभग 7.7 के करीब होता है। ये बेसिक होता है, एल्केलाइन होता है। ये क्षारीय है। तो माउथ, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन, माउथ, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन, क्लियर है। तो कहां का पीएच क्या होता है ये भी इंपॉर्टेंट है, और कहां पे कौन सा पीएच प्रारंभ होता है ये भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक मामला और आता है, वो भी देख लीजिए, एग्जाम का पॉइंट वो भी है। तीसरा एग्जाम का पॉइंट ये है कि हाँ, पाचन, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के पाचन के बाद क्या बनेगा? कार्बोहाइड्रेट के पाचन के बाद क्या बनता है? तो कार्बोहाइड्रेट किस में परिवर्तित होता है? पाचन में। कार्बोहाइड्रेट पाचन में किस में परिवर्तित होता है? सीधी सी बात है, ग्लूकोज में। किस में परिवर्तित होता है भाई? ग्लूकोज में। अच्छा, दूसरा अगर हम पूछे कार्बोहाइड्रेट की जगह पे प्रोटीन किस में परिवर्तित होता है? सभी लोग जवाब दे। पाचन के बाद किस में परिवर्तित होता है? और फैट पाचन के बाद किस में परिवर्तित होता है? बताइए किस में परिवर्तित होता है? प्रोटीन का भी बताइए, जबर जल्दी बता रही भाई। हाँ भैया, प्रोटीन किस में? अमीनो एसिड में, अमीनो एसिड में। और फैट किस में? फैटी एसिड में। फैट किस में? फैटी एसिड में। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट का फाइनली पाचन किस में हुआ? आपने देखा कि ग्लूकोज में, और क्लियर, समझ गए। अब यहां पर बात आती है मेरी बात, प्रोटीन का पाचन किस में हुआ? अमीनो अम्ल में। अब यहां पर हम आपको लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में सिखाते हैं। देखिएगा लार्ज इंटेस्टाइन क्या है, तो यहां पर जल का अवशोषण होता है। देखिएगा, अब एक बात यहां पे समझने वाली है कि हाँ, यहां पर देखिएगा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, उससे अगर सवाल आपसे पूछा जाए, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत से, छोटी आंत से, तो दो सवाल आपके एग्जाम में बड़ा धुआंधार आते हैं। और पहला सवाल क्या होता है छोटी आंत से बना हुआ, कि भैया मुख्य पाचक स्थल, मुख्य पाचन स्थल। तो मुख्य पाचन स्थल क्या होगा भाई? छोटी आंत होगी। मेन डाइजेस्टिव साइट,
मुख्य पाचन स्थल क्या होगा आपका, ये होगा। दूसरा देखिएगा, ठीक, दूसरा पूछा जाएगा कि भोजन का या ग्लूकोज का, या इसी को हम कहें डाइजेस्टेड फूड, पचित भोजन का, हाँ, अवशोषण कहां होता है, एब्जॉर्प्शन कहां होता है। तो पचित भोजन का एब्जॉर्प्शन कहां होता है, पचित भोजन का अवशोषण कहां होता है, तो छोटी आंत में। तो पचित भोजन का अवशोषण कहां होगा, छोटी आंत में। तो बड़ी आंत में क्या होगा, तो लार्ज इंटेस्टाइन में हम क्या पढ़ाने जा रहे हैं, तो लार्ज इंटेस्टाइन में मेरे दोस्त हम पढ़ाने जा रहे हैं बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, कोई पाचन नहीं होता है, नो डाइजेशन। तो बड़ी आंत में किसी भी प्रकार का पाचन की प्रक्रिया नहीं होती, तो बड़ी आंत में कोई पाचन नहीं होता है। लेकिन बड़ी आंत में होता क्या है, तो जल का अवशोषण होता है। तो बड़ी आंत में क्या लिखिएगा, क्या होता है, जल का अवशोषण, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो बड़ी आंत में आपका होगा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। किसी भी प्रकार का यहां पर क्या होगा, पाचन की प्रक्रिया नहीं होगी, पाचन की प्रक्रिया नहीं होगी। बड़ी आंत में केवल क्या होगा, आपका जल का अवशोषण होगा। इतनी बात समझ में आ गई, कोई डाउट तो नहीं। ठीक है, चलिए अब एक स्ट्रक्चर आपको मैं दिखाता हूं। उस स्ट्रक्चर में आपके पास एक फोटो आएगा, बस इतना ही ध्यान दीजिएगा कि क्या है। आपने विलाई का नाम सुना है क्या, विलाई किसे कहते हैं, विलाई कहां पाए जाते हैं, तो छोटी आंत की जो दीवारें होती है ना, इसमें विलाई पाए जाते हैं। छोटी आंत के दीवालों में क्या पाए जाते हैं, विलाई। ये छोटी आंत है, और छोटी आंत के दीवालों में क्या पाए जाते हैं, विलाई। तो यहां देखिएगा, अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बोले, छोटी आंत के बारे में, तो आपको ध्यान पे रखना है छोटी आंत में भोजन का अवशोषण होगा कैसे। तो छोटी आंत में भोजन का अवशोषण बिलाई के द्वारा होगा, माइक्रो बिलाई के द्वारा होगा। तो छोटी आंत की जो वाल होती है ना, जो भित्ति होती है, जो भी वाल होगी, उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का मतलब क्या हुआ, उंगली जैसे उभार होंगे। तो छोटी आंत के जो दीवालें होंगी, उसमें ऐसे उंगली जैसे खांचे बने होंगे, और बीच बीच में गैप बना होगा। तो देखिए यहां पर एक गैप, यहां पर एक गैप, इसी को हम विलाई कहते हैं। इसी को देखिएगा क्या कहते हैं, हम विलाई कहते हैं। अब यहां पर देखिए स्ट्रक्चर कैसा बना रहा हूं, यहां पे देखिए ये ऐसे 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 ऐसे, ये स्ट्रक्चर ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ठीक है। तो इसको हमने क्या बोला, ये वाला स्ट्रक्चर जो है विलाई है। लेकिन ये वाला स्ट्रक्चर, ये जो आप छोटा सा मुड़ा हुआ भाग देख पा रहे हैं, इसको हम माइक्रोविलाई कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, माइक्रोविलाई। तो माइक्रोविलाई क्या होता है, उंगली जैसा उभार होता है, जो आपके विलाई जैसे स्ट्रक्चर में पाया जाता है। तो विलाई जैसे स्ट्रक्चर में जो पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, हाँ वो, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये फिंगर लाइक उभार होते हैं, और यही क्या करते हैं, पचित भोजन का, यही जो ग्लूकोज है, जो अमीनो एसिड है, और क्या है भाई, जो फैटी एसिड है, इसी को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, इसी का अवशोषण करते हैं, अवशोषण करते हैं। तो पाचन के 5 स्टेप थे। पहला स्टेप क्या था, अंतर्ग्रहण। दूसरा स्टेप क्या था, पाचन। तीसरा स्टेप क्या था, अवशोषण। तो आपको अवशोषण पढ़ा दिया गया कि अवशोषण विलाई या माइक्रो विलाई के द्वारा होगा। अब यहां पर एक और ध्यान देने वाली बात है कि हाँ बिल्कुल,
कि यहां पर जो ट्रांसपोर्ट होता है उस ट्रांसपोर्ट में ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट कौन करेगा? एक मिनट, यहां पर आपको ध्यान पे रखना है। अब यहां पर पाचन के बाद एक और प्रक्रिया होती है जिसको हम एसिमिलेशन कहते हैं। इसी को ध्यान दीजिएगा। एसिमिलेशन में एसिमिलेशन एसिमिलेशन इसको स्वांगीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वांगीकरण। इस पर सवाल कभी बना नहीं है, लेकिन एक बहुत ही शानदार सवाल इंतजार कर रहा है। इसमें क्या होता है कि ग्लूकोज का, इसमें होता यह है जो ग्लूकोज जिसका अवशोषण किया गया ना, ग्लूकोज और अमीनो एसिड का ट्रांसपोर्ट कौन करेगा? तो ग्लूकोज और अमीनो एसिड ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होंगे, ब्लड से होकर जाएंगे। क्या लिखा है? ग्लूकोज और अमीनो एसिड ब्लड से होकर स्थानांतरित होंगे। लेकिन अगर हम कहें फैटी एसिड किसके थ्रू ट्रांसफर होगा, ट्रांसपोर्ट होगा, तो यहां पर आप फंस जाएंगे। बताइए बताइए भाई, फैटी एसिड किसका भैया इसमें ग्लूकोज की हिंदी ग्लूकोज लिख दे तो हो गया हिंदी तुम्हारा। हाँ बिल्कुल। क्या हो गया? देखिए कमेंट हम देख पाए नहीं है। अगर आप इसमें से अगर किसी का कमेंट गड़बड़ हो तो एक बार रिपोर्ट कर दीजिएगा, ठीक है? हमको कोई पर्सनल मैसेज डाल देगा, ठीक है? बिल्कुल। इस बार जो लोग जाएंगे आपको पता भी नहीं है, बहुत सारे लोगों को। देखिए ये आपके वो एविडेंस होते हैं जिसके बिहाफ पे आप पे कुछ भी एक्शन लिया जा सकता है, ठीक है? तो कानूनी एक्शन जब होगा तो बाकी चीजें आपके घर तक पहुंच जाती है। ठीक है। फैटी एसिड का ट्रांसपोर्ट जो होता है लिम्फ के द्वारा होता है, लसिका के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? लसिका के द्वारा। और लास्ट में अगर आप देखें लसिका के द्वारा क्या हो गया? ट्रांसपोर्ट हो गया। यहां पर आता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में एज सच कोई क्वेश्चन नहीं है। सवाल पूछा जाता है कि लार्ज इंटेस्टाइन में क्या क्या होता है। तो यहां देखिएगा ध्यान से, लार्ज इंटेस्टाइन के क्या क्या भाग होते हैं बड़ी आंत के। तो बड़ी आंत जो होता है, लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है, वो 1.5 से 2 फीट होता है।
ऐसे लिखना, हाँ 2 से 2.5 फीट भी लिखा गया है, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, सबसे पहले जहां छोटी आंत समाप्त होती है वहीं से बड़ी आंत शुरू होती है। अब जब बड़ी आंत शुरू होती है तो सबसे पहले देखिएगा ऐसे, पहले बड़ी आंत ऊपर जाती है। बड़ी आंत जब ऊपर जाती है तो इसके बाद क्या होता है, ये कुछ काम मामला है, ठीक है। अच्छा अच्छा, एक काम करिएगा, सभी लोगों से निवेदन है, आज की क्लास में जो कुछ भी हुआ है उसमें से किसकी किस किस गलती थी, टेलीग्राम पर आप मुझे पर्सनल मैसेज डाल दीजिएगा, ठीक ना। जिसके बारे में ज्यादा समस्या आएगी उसका, हाँ ये देखिए हम गलती बर्दाश्त नहीं करते। अभिषेक सर एमडी क्लासेस पर आज डाल दीजिएगा, जो भी घटना घटी है, जो भी कुछ हुआ होगा कमेंट में बिल्कुल यहां पर पर्सनल मैसेज कीजिएगा, ठीक है। जो भी चीजें होंगी हम इस पे आज ही एक्शन लेना है, ठीक है। यहां देखिएगा, यहां पर क्या होता है, यहां पर ये बड़ी आंत की शुरुआत है, तो यहीं पर एक वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स पाया जाता है, इसको अपेंडिक्स कहते हैं, ये अवशेषी अंग है। अपेंडिक्स को क्या कहते हैं, अवशेषी अंग, हाँ अपेंडिक्स, ये अवशेषी अंग है, अवशेषी अंग है, क्या है भाई, अवशेषी अंग है, वेस्टिजियल ऑर्गन है, अवशेषी अंग है। और इसी के बाद इसको हम कहते हैं असेंडिंग कोलन, असेंडिंग कोलन। अब अच्छा हिंदी में भी इसको कोलन ही बोलते हैं भाई, यहां पर थोड़ा अंग्रेजी आपको याद करना पड़ेगा। और इस वाले हिस्से को हम कहते हैं ट्रांसवर्स कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, प्लीज यहां पे बस इंग्लिश याद रखिएगा। और यहां पे है आपका डिसेंडिंग कोलन, जो उतर रहा है उसको डिसेंडिंग कोलन कहते हैं, डिसेंडिंग कोलन। आपके में जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है सिग्मोइड किसका हिस्सा है, तो ये सिग्मोइड होता है, ये हमेशा किसका हिस्सा होता है, ये बड़ी आंत का हिस्सा होता है। और बड़ी आंत में केवल जल का अवशोषण होता है, पढ़ा दिए हैं, और इसको रेक्टम कहते हैं। अपचित भोजन यहीं पर इकट्ठा होता है और फिर क्या हो जाता है, मल का त्याग कर दिया जाता है, ठीक है। तो यहां पर क्या था भाई, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स के बाद असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग कोलन और आपका सिग्मोइड। ये पूरी कहानी आपने देखी। ये बड़ी आंत था, बड़ी आंत में कोई पाचन की प्रक्रिया नहीं होती है, ठीक है, बड़ी आंत में कोई पाचन की प्रक्रिया नहीं होती है, ठीक ना, बस भोजन जो है उत्सर्जित कर दिया जाता है, तो ये पाचन पूरी तरह से समाप्त होता है। कल हम लोग उत्सर्जन का टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, देख कोलन बोलते हैं, कोलन, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन। बोलिए, सबसे पहले ऊपर जाता है असेंडिंग कोलन, ऐसे जाता है ट्रांसवर्स कोलन, नीचे उतरता है डिसेंडिंग कोलन, और इसको बोलते हैं सिग्मोइड। इसको क्या बोलते हैं, सिग्मोइड। वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स यही होता है, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स क्या होता है, यही होता है। तो चलिए, सभी को धन्यवाद भाई आज के क्लास के लिए। ओके, कल की क्लास जो होगी, कल के क्लास में हम लोग अगला टॉपिक एक्सक्रीशन पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, जो लोग क्लास में जुड़े हुए हैं उनको बस एक बात बता दे कि हर एक पुत्र का धर्म होता है माता और पिताजी के प्रति। सत्यम सर की माताजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, इस वजह से सर अभी व्यस्त है, सुधार बहुत ज्यादा हो गया है, ठीक है। 1 से 2 दिन की बात है। मैं आपको इसके पहले के वीडियो में भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट किया था कि इस चीजों को समझिए। हम लोग आपसे बने हैं और दिन भर आपके सामने नहीं रह सकते, इसके अलावा भी घर परिवार है, कभी कभी जाना भी पड़ता है, ठीक है। तो इसके बाद भी आप अगर नहीं मैसेज, नहीं चीजें समझ पा रहे, नहीं चीजें कर पा रहे तो हम क्या कहें, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।